Hi friends, this is C. Ashwini Rastogi. So let us discuss your share trading income, how you report your speculative or non-speculative, whether tax audit is applicable. So let's begin. आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, आपने फ्यूचर ऑप्शन में डील किया है, तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये स्पेकुलेटिव नेचर की इनकम है या नॉन स्पेकुलेटिव, मीन्स नॉर्मल बिजनेस इनकम है। तो सेक्शन 43 सेक्शन 5 क्लॉज डी और ई, यहाँ पर इसको डेरिवेटिव की जो भी इनकम होती है या कमोडिटी एक्सचेंज में आप डेरिवेटिव के नेचर की इनकम करते हैं, दैट इज नॉर्मल बिजनेस इनकम, स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। इट मीन्स कि आप जो भी स्पेकुलेशन की इनकम कर रहे हैं वो आपको स्पेकुलेशन के एक्ट में दिखानी है, और फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड वो नॉन स्पेकुलेटिव की इनकम है, वो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। देन आप ये समझिए कि स्पेकुलेशन क्या है। अगर आपने कोई शेयर्स परचेज करे और वो इंट्राडे डीलिंग करते हैं, आप नॉर्मली आपकी यूजुअल एक्टिविटी है कि आप 9:15 पे कोई शेयर्स परचेज करते हैं और 3:30 से पहले स्क्वायर ऑफ कर देते हैं अपनी पोजीशन, दैट इज स्पेकुलेशन। और स्पेकुलेशन का जो लॉसेस होते हैं दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 4 असेसमेंट ईयर, और जो ऑफसेट होते हैं अगेंस्ट स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही ऑफसेट होते हैं। देन नॉर्मल बिजनेस की अगर इनकम आ रही है, फ्यूचर ऑप्शन में आ रही है, दैट मीन्स अगर आपने कोई एक्सपायरी से रिलेटेड फ्यूचर परचेस किया या फ्यूचर सेल किया, या कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में आपने पोजीशन बनाई, तो जो आपने जो पोजीशन बनाई दैट इज नॉन स्पेकुलेटिव नेचर इनकम, की नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरीके से होगी। उसकी जो लॉसेज हैं स्पेकुलेटिव के, वो आपके 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। करंट ईयर में अदर देन सैलरी आप उसके लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हो। सपोज आपका स्पेकुलेटिव लॉसेस आ रहे हैं 5 लाख के, और सैलरी की इनकम आ रही है 15 लाख की, अदर सोर्सेज और रेंटल इनकम आ रही है 4 लाख की, टोटल 19 लाख की इनकम आ रही है। इसमें से जो अदर देन सैलरी है 4 लाख रेंटल इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द स्पेकुलेटिव नॉर्मल बिजनेस इनकम। सो नॉर्मल बिजनेस इनकम आपकी फ्यूचर ऑप्शन से भी लॉसेस जो आ रहे हैं वो सैलरी के अलावा रेंटल इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेट ऑफ हो जाएंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई, फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड जो भी लॉसेस हैं नॉर्मल बिजनेस इनकम है, और वो 8 असेसमेंट ईयर कैरी फॉरवर्ड होंगे। करंट ईयर में अदर देन सैलरी आप सेट ऑफ कर सकते हो। और शेयर से रिलेटेड जो आप इंट्राडे कर रहे हैं वो आपकी स्पेकुलेटिव नेचर की इनकम है, और वो 4 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होंगे, और वो ऑफसेट होंगे ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन प्रॉफिट। तो अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। सो आपकी आईटीआर फाइल होनी जरूरी है। डिस्कस कर लेते हैं अपने स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करी है फ्यूचर ऑप्शन में, आपका कई सारे लॉटरीज में डील है, तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। यस, टैक्स ऑडिट की प्रोविजन ये है, सेक्शन 44AB, इफ योर टर्नओवर एक्सीड 10 करोड़, in case of banking transaction 95% more than banking transaction, then you have to get it audited from the chartered accountant. So in case how you compute turnover in respect of future and option, suppose you have made a position of TCS lot, आपने कॉल लिया TCS का 1 लाख का, और उसका जो है स्क्वायर अप पोजीशन करी 1,10,000 में, आपका 10,000 टर्नओवर में काउंट होगा, नॉट 1,10,000। गॉट इट। और आपने दूसरा एक कॉल लिया महिंद्रा का जिसमें 4 लाख का लॉस हुआ, तो 10,000 टीसीएस और जो 4,000 है इसका लॉस, वो भी प्लस माइनस करके हम नेट फेवरेबल अनफेवरेबल डिफरेंसेस देखेंगे, नॉट our turnover. So for the purpose of turnover as per ICAI guidance note, we will consider only differences, net profit और loss, प्लस माइनस इग्नोर कर देंगे। जो भी हमारा फेवरेबल अनफेवरेबल होगा
वो हमारी टर्नओवर होगी फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स ऑडिट। तो टैक्स ऑडिट के प्रोविजन यहाँ पर ये हैं कि अगर आपके 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है और आपकी 95% बैंकिंग ट्रांजैक्शन से ज्यादा है, तब आपको टैक्स ऑडिट भी रिक्वायर्ड है। यहाँ ये क्लियर हो गया स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव, ऑफसेट लॉसेस इन टैक्स ऑडिट केसेस। तो टैक्स ऑडिट की तो ड्यू डेट 30 सितंबर है और वहां पर आपको 31 अक्टूबर तक अपना ITR फाइल कराना है। अदर देन टैक्स ऑडिट आपकी जो नॉर्मल है वो 31 जुलाई है। सो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्म 10IE इन केस यू आर बाय डिफॉल्ट तो आपकी न्यू रिजीम है, यू विल फाइल रिटर्न एज पर न्यू रिजीम, उसमें आपको 10IE फॉर्म नहीं फाइल करना है। सपोज आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, नॉर्मल आपकी सैलरी इनकम है, बट यू वांट टू अवेल ओल्ड रिजीम, आप उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्लेम करना चाहते हैं, ऑल्दो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी न्यू रिजीम में भी अवेलेबल है। आप 80C 1,50,000 के बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो न्यू रिजीम में अवेलेबल नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो भी क्लेम करना चाहते हैं, दैट इज अवेलेबल इन द ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम में नहीं है। इस केस में आपको ये लगता है कि मेरा ओल्ड रिजीम से टैक्स कंप्यूट जो हो रहा है वो कम आ रहा है और मेरा कुछ रिफंड बन रहा है, देन यू कैन गो फॉर ओल्ड रिजीम। आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, यू कैन फाइल ओनली ITR, सेलेक्ट नॉर्मल प्रोविजन ओल्ड रिजीम, दैट इज ओके। अगर इन केस आपकी PGBP के हेड से इनकम आ रही है, आपने फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेडिंग करी, वो हमारी नॉर्मल बिजनेस इनकम आ रही है, इस वाले सिनेरियो में आप ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं तो आपको 10IE फॉर्म फाइल करना होगा, बिकॉज you are having an income under the head of business profession. Once you avail the old regime, you cannot go for new regime again in future. So 10IE only is required in case you are PGBP income. So आपको इस साल की ITR भरते समय अपनी टैक्स लाइबिलिटी एज पर न्यू रिजीम, एज पर ओल्ड रिजीम दोनों कंपेयर करनी है। 10IE का सवाल तो केवल तभी आएगा जब PGBP की हेड से इनकम होगी या लॉसेस होगा, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करें। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो। एक और भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल असेट का क्या है, कैसे हमें इसकी रिप्रेजेंटेशन है, जो भी इसके प्रॉफिट हैं सब टैक्सेबल हैं, कोई लॉसेस ऑफसेट नहीं दिए जाएंगे, ना ही कोई एक्सपेंडिचर दिया जाएगा। थैंक यू गाइस।